जो अपडेट्स होती हैं, रिसेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। जब भी आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको जो है ये पूरा फिल करके इन्फॉर्म करना है, आपका अपना नेम, फुल नेम, आपका क्लास और सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम और सिटी, ये पूरा फिल करके हमें आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, टर्म पेपर, रिसर्च पेपर बनवाना तो वो मिल जाता है, ऐप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नोट्स, पीडीएफ, ये सब आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको वो बगल में दिख रही होगी। वेलकम बैक डिजिटल टुडेज बिट्स और मैं आपका आशुतोष सर। आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन ध्यान से समझ में आ गई होगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हमारे जो है बैचेस पे ध्यान रखें कि किस किस तरह के हमारे बैचेस बने हुए हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पे बने हुए हैं, क्योंकि हमारे सभी बैचेस की प्राइस एक ही होती है, चाहे वो बीए का कोई बच्चा हो, चाहे वो एमए का कोई बच्चा हो। उसकी सेमेस्टर की जो फीस पूरी होती है वो 599 होता है, यानी कि ₹1 कम 600 रुपये, ठीक है। उसमें आपको पूरा नोट्स आपको मिल जाता है। क्या क्या उसमें चीज़ मिलती है वो आप बैचेस के लेने से पहले देख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर जरूर फॉलो करेगा जैसे मैंने मैसेज करने को कहा है। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये हमारी आज का टॉपिक है, हमारी पोएट्री रिटन बाय डेरेक वॉलकॉट। व्हाई यू शुड रीड दिस पोएट्री टू डीपली, आई थिंक वर्ड बाय वर्ड। व्हाई, पहले इसका जवाब सुनिए। ये पहली चीज तो इसका रीजन ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से आती है। क्या है ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर? क्या है? तीन पार्ट समझिएगा। पोस्ट मतलब बाद में, कॉलोनियल मतलब होता है कॉलोनाइजेशन, यानी कि जब ब्रिटिशर्स किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, किसी सिटी में इन्वेड करते हैं तो उसको कॉलोनाइज करते थे, अपने अंदर जो है ग्रहण करना, वहां पे अपने हिसाब से चीजों को चलाना, इसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो उस समय के बाद लिखा गया वर्क, लिटरेरी वर्क, पहली चीज ये। दूसरा, उस समय पे लिखा गया वर्क, ठीक। तीसरा, उस समय के रेफरेंस पे लिखा गया वर्क, ठीक है। ये तीन चीज समझ में आई आपको? तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का वर्क है, ठीक है। इसकी पोएट्री की सेटिंग क्या है? अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका एक कंट्री पे ये सेटिंग है, बेस्ड है, और वहाँ के टॉपिक पे लिखी गई है। लिखा है डेरेक वॉलकॉट ने, लेकिन ये अफ्रीकन खुद नहीं है। यही एक क्वेश्चन है जो आपको समझना होगा डेरेक वॉलकॉट हमारे पोएट के बारे में, कि ये अफ्रीकन नहीं है, देन हाउ कैन ही सिंपैथाइज, ठीक है, हाउ कैन ही रिलेटेबल, फील रिलेटेबल टुवर्ड्स दोज अफ्रीकन पीपल, या फिर नेटिव सिटीजन, ठीक है, या फिर क्यू पीपल बोल सकते हैं, या फिर जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल थे, वो कैसे उनसे रिलेट कर पाता है, ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे, और वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज मैं कोई पैटर्न पे नहीं बोलूंगा, कोई फिक्स्ड पैटर्न में नहीं बोलूंगा, मैं बस बोलता चला जाऊंगा जो जो मुझे सही लगेगा, ठीक है। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, देख वर्ड सर्किल करिए, और सर्किल करने से याद आया मुझे बता देना चाहिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास पोएट्री। अगर पोएट्री लिखी हुई नहीं है, दिख रही है तो लिख लीजिए पहले, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास पोएट्री लिखी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। पोएट्री लिखी हुई जरूर होनी चाहिए आपके पास, तभी ये वीडियो देखने में मजा आएगा और मुझसे पढ़ने में भी मजा आएगा, बिकॉज दिस इज टुडेज वर्ड्स, हम बहुत डीपली पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, मैं बात कर रहा था फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। आप क्राई वर्ड पे सर्किल कर लीजिए। ये हमारा एक तो टाइटल है पूरा, ठीक है। कोई भी पोएट जब अपनी पोएट्री का टाइटल देता है तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। पूरा ओवरऑल सम अप होता है उस पूरी पोएट्री का, ठीक है। तो समझिए, फार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्राई मतलब होता है रोना, ठीक। अफ्रीका, फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, तो अफ्रीका से दूर, बहुत दूर, रोना, ये पूरा लिटरल मीनिंग है। बट अगर इसको आप सही समझेंगे तो ये क्या है कि हम इसको समझने के लिए डेरेक वॉलकॉट जी की जो है, जो बर्थ प्लेस है, वहां पे पीपिंग करते हैं, यानी पीपिंग ताक झाक करते हैं, ठीक है। तो आपको गूगल पे देखना पड़ेगा, इनकी जो है जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी डेट ऑफ बर्थ प्लेस है, वो सेंट लूसिया है, ठीक है। तभी इनको कहा था ये सेंट लूसियन है। जैसे हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं तो ये हम लोग इंडियन है तो ये सेंट लूसियन है, ठीक है। तो ये जो सेंट लूसियन की जो जगह है, बर्थ ऑफ प्लेस, वो जो है कैरेबियन स्टेट है या कैरेबियन कंट्री है, वो अफ्रीका नहीं है, ठीक है। उससे और अफ्रीका के बीच में बहुत दूरी है, ठीक है। तो ये हो गई फार, बात समझ में, ये हो गया फार वर्ड का मीनिंग, ठीक है। अब ये दूसरी जो हम आपको समझा जाने कि ये कैसे जो है इन लोगों से रिलेटेबल फील करते हैं। अगर आप जो है लास्ट स्टैंजा देखेंगे, लास्ट स्टैंजा में 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट 8th लाइन देखेंगे, उसमें लिखी हुई एक लाइन है, आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, ब्लड ऑफ बोथ, यानी एक अमेरिकन ब्लड और एक उनका खुद का अफ्रीकन ब्लड।
अब ये कैसे है, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे अलग वीडियोस देखेंगे तो बहुत लोगों ने कहा है कि जो दादाजी थे वो अफ्रीकन थे, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू, ये सच नहीं है। मुझे तो नहीं मिला, किसी बच्चे को मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक के साथ ही लिखिएगा ताकि हम देख सकें। जो मेरी हाइपोथेसिस है, जो मेरा मानना है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको 17th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। 17th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बैटल्स हो रही थी। ऑलमोस्ट 14 टाइम्स ऑफ बैटल्स हुई। आप ये सर्च भी कर सकते हैं, कैप्चरिंग ऑफ सेंट लूसिया नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी कि बहुत टाइम तक इन दो पार्टी ने, ब्रिटिशर्स ने और फ्रेंच पीपल ने, यानी फ्रांस ने, दोनों लोगों ने इसको बार बार कैप्चर किया है कुछ कुछ टाइम के लिए। कभी 10 साल इन्होंने, कभी 15 साल इन्होंने, कभी 7 साल इन्होंने, ऐसे करते करते पूरी ये 3 सेंचुरी बीती है। 14 टाइम्स ऑफ बैटल हुए हैं इसको प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, इस जगह को, सेंट लूसिया को। आप समझिए, जब आप कहीं जाते हैं रहने, ठीक है, जब कोई जगह आपकी हो जाती है तो आप अपने लोगों को लेके जाते हैं या फिर अपने साथ के लोगों को लेके जाते हैं। ऐसे ही क्या होता था, जब जो है फ्रांस जीतता था इस जगह को तो अपने लोगों को लेके आता था, वो लोग यहाँ पे रहते थे। फिर जब जो ब्रिटिशर्स जीतते थे तो ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत अलग अलग जगह के जो है कंट्री के पीपल थे। इंडिया के भी इस टाइम पे इंडिया के पीपल भी उनके पास थे। तो इस तरीके से अलग अलग जगह की जो आर्मीज होती थी या फिर जो उससे उसके रिलेटेड जो लोग होते थे उनके पास, वो वहां जाके रहने लगते थे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है एक जो है एथनिक ग्रुप होते थे, कई सारे एथनिक ग्रुप होते थे, जिसमें जो है एक बंटू पीपल ग्रुप भी होते थे जो कि अफ्रीकन के पीपल होते थे, ठीक है। तो वो लोग जब वहां पे गए और रहने लग गए, उन्हीं के ही ऑफस्प्रिंग बनते हैं कौन, डायरेक्ट वोलकॉट। समझ में आया, उन्हीं के ही ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। 1815 में जाके लास्ट 1814 टू 1815 में जाके लास्ट बैटल होता है जिसमें जो है ब्रिटिश जीत जाते हैं और एक लंबे टाइम तक वो सेंट लूसिया पे राज करते हैं और 1979 में जाके इनको आज़ादी मिलती है, सेंट लूसिया लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी। हिस्ट्री जरूरी थी इस पोर्ट्री के लिए, इसे समझाया है, बेवजह नहीं समझाया, ठीक है। अभी और भी हिस्ट्री आएगी। तो अफार क्राइम अफ्रीका, तो इसी तरीके से जो है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में भी, कंट्री में भी जो है ये लोग कोलोनाइज किए हुए थे, ठीक है। तो ये बात उस समय की है जब जो है क्यूक्यू पीपल ट्राइब, अब ये क्या होते हैं, देखिए जैसे कि हमारे इंडिया में भी जो है पंजाबी होते थे, सिख होते थे, ठीक है ना, सिख पंजाबी एक ही हो गया, या फिर अलग अलग धर्म के लोग, मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए। ऐसे ही अफ्रीका में भी जो है उस समय एथनिक ग्रुप हुआ करते थे, ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, जैसे बंटू पीपल हो गए, ठीक, क्यूक्यू पीपल हो गए, मीरा है, काम्बा है, ये सब नेटिव पीपल हुआ करते थे उस समय के, ठीक है। तो क्यूक्यू पीपल जो होते थे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक क्रांति, एक रेबेलियस मूवमेंट चलाया और वो मूवमेंट जो है बहुत बड़ा हो गया। बात समझिए, वो मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि हमारे गांधी जी ने चलाया था, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि पीपल लोगों ने माओ माओ रिबेलियस मूवमेंट या फिर रेबल एक तरीके से चलाया उन्होंने, और उसी का ही ब्रिटिशर्स ने भी जो है रिप्लाई किया, बहुत ही बड़े बड़े कैंप लगा करके, बहुत ही बड़े बड़े लोगों को मार करके, और उनको जो है उनके जो अनाज है उनको जो है एक तरीके से उनसे दूर करके, उनकी प्रॉपर्टीज से उनको दूर करके, उन्हीं की प्रॉपर्टीज में उनसे खेती करवा के, वो सारा जो अनाज होता है वो उनसे ले करके भी, ऐसे कई तरीके आप लोगों को पता है इंडिया में कैसे हुआ, सेम एज गोज फॉर अफ्रीका। तो ये सारी चीजें जब वहां पे हुई, उसी का ही रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इस पोएट्री में। यहाँ तक समझ में आया आपको? आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई। तो कई सारे इवेंट्स हुए थे, वो इवेंट को हमें समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जब जो है इसमें इमरजेंसी लगती है, कहानी हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। वो इमरजेंसी का टाइम है अक्टूबर 1952 से लेके 1960 तक का जो है यहाँ पे इमरजेंसी लग जाती है, यानी कि कोलोनाइज तो हो ही चुके थे। तो ये इमरजेंसी का टाइम है अफ्रीका में बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। इस इमरजेंसी के लगते ही जस्ट 3 महीने बाद ये जो कुकी पीपल, जो ट्राइबल मैंने बताया, माओ रिबेलियन जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनका रिप्लाई मिलता है वायलेंस के साथ, ठीक है। अब ये जो वायलेंस के साथ रिप्लाई मिलता है वो एक एक करके हम नोट करेंगे। सबसे पहला जो वायलेंस मिलता है आपको, रख फैमिली मैसेकर देखने को मिलता है। ये रख फैमिली मैसेकर जो है टर्म है, एक फैमिली के नाम पे बना हुआ है और ये फेमस है, ठीक है। सबसे पहला ये था 27 जनवरी 1953 में, जस्ट आफ्टर 3 मंथ बाद। उसमें होता क्या है,
3 ब्रिटन्स, यानी जैसे हम लोग इंडियन है, जो ब्रिटिश में रहने वाले हैं ब्रिटन्स, ठीक है, 3 ब्रिटन्स को जो है क्योंकि पीपल ट्राइब रात में जाग करके उनको पूरा जो है पांगा जो होता है, एक तरह का हथियार होता है, बड़ा चाकू समझ लीजिए, उससे पूरा काट डालते हैं या फिर मार देते हैं पूरे लोगों को। तो कैसे कैसे जो जो फैमिली, जो रक फैमिली होती थी, उसमें जो लीडर होता था, जो रॉजर रक है, फार्मर होता था वो, तो उसको जो है उन्होंने मारा। दूसरा जो है एस्मे, वो उसकी वाइफ डॉक्टर एस्मे थी, उन वो एक्चुअली जो है वहां से फॉरेन से आई थी, वहीं की नेटिव पीपल का जो है इलाज करने के लिए आई थी बाद में, उसको भी उन्होंने मार दिया। और उनका एक 6 ईयर ओल्ड सन है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इसका रेफरेंस हमें लास्ट स्टैंजा कह रहे हैं, लास्ट लाइन में इसमें देखने को मिलेगा, हमारे फर्स्ट स्टैंजा में, लास्ट सेकंड लाइन में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इनके 6 साल का बेटा था, उसको भी इन्होंने मार दिया। और जब ये लोग इस फैमिली में रह रहे थे, तो वहां का एक सर्वेंट था जो कि उन्हीं का ही नेटिव पीपल था, उसको भी इन्होंने भी मार दिया था। तो ये 4 लोगों को इन्होंने मार दिया था। और ये रक फैमिली मैसेकर के नाम से पहला इंसिडेंट हुआ था 1953 में, 27 जनवरी को। ये बात समझ में आ गई। दूसरा इंसिडेंट होता है अप्रैल 4 1955 को। ये इमरजेंसी का टाइम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 स्कूल बॉय को ये लोग मार देते हैं, जो स्कूल जाने वाले लड़के होते हैं उनको मार देते हैं। पहला 15 साल का होता है, दूसरा 13 साल का होता है। 15 साल के लड़के का नाम होता है जेफरे डेनबे, और 13 साल के बच्चे का नाम होता है क्रिस्टोफर रॉबिन। तो है फैमिली से, ये इनका इकलौता बेटा था, इसको भी इन लोगों ने मार दिया था। अगर मुझे फोटोज मिल गई होंगी तो हम फोटोज आपको दिखा रहे होंगे साइड में। ये दूसरा पॉइंट हो गया जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स होने के बाद जो तीसरा इवेंट होता है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से होता है। वो कैंप्स लगा देते हैं, और कैंप्स में मिलियंस ऑफ पीपल लोगों को वहां से अपनी जगह से शिफ्ट करके वो वहां पे उसको मूव कर देते हैं। और उनको खाने पीने की कमी होती है, कई बच्चे मर जाते हैं, कई फीमेल्स मर जाती हैं, कई प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो भी मर जाती हैं। तो ये इनका तरफ से ये रिप्लाई होता है, ऑफिशियल रिप्लाई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पोएट्री। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, इसमें इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरेक वॉलकॉट। पोएट्री हमारी स्टार्ट होती है। हम पोएट्री पढ़ाते पढ़ते जाएंगे, आपको वर्ड बाय वर्ड समझाते जाएंगे, और लिटरेरी डिवाइसेज जो जो आते जाएंगे समझाते जाएंगे, वर्ड की मीनिंग भी होगी जो भी हम वो आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अ विंड इज रफलिंग द टाउनी पेल्ट, अ विंड इज रफलिंग अ टाउनी पेल्ट। डेरेक वोलकॉट पहले से पोएट्री नहीं लिख रहे थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। वो जब इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पोएट्री सीखने के लिए, पोएट्री लिखने के लिए, उसको सीखने के लिए 3 से 4 साल दिए थे। तो डेरेक वोलकॉट जी ने अपनी पोएटिक जो टेक्निक्स है या फिर उसको बोले एफर्ट है, उसमें साफ साफ देखने को मिलेगा आपको मीटर में, आपको चूजिंग ऑफ वर्ड्स में, राइमिंग में, ठीक है। तो बहुत ही कंसाइज मैनर में लिखा हुआ है, बहुत ही जैसे कि आप समझते हैं जॉन डन की पोएट्री होती है, कंसीट मैनर में लिखी होती है, वैसे ही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अ विंड इज रफलिंग द टाउनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका। अब पेल्ट और ऑफ अफ्रीका में जाके हमारी मीनिंग खत्म होती है। पहली फिगर ऑफ स्पीच जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, जब जो सेंटेंस है, सेंटेंस की मीनिंग जो है आपके नेक्स्ट सेंटेंस में आए, यानी कि जो पोएटिक वर्स होता है VERSE, जब वो अपने आप में इनकम्प्लीट होता है और सेकंड सेंटेंस में उस सेकंड वर्स में जाके उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, यूजुअली आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, वहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ग्रामेटिकल मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सेंस मिलता है, उसी को हम एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। अ विंड इज रफलिंग द टाउनी पेल्ट। अभी कोई मतलब समझिए, ये टाउनी पेल्ट पे अगर खत्म हो जाता, नीचे कोई और स्टार्ट होता तो बात समझ में आती, लेकिन ऑफ अफ्रीका प्रीपोजिशन लगा के, ऑफ अफ्रीका लगा के फुल स्टॉप लगाया गया, नहीं कि ये ऑफ अफ्रीका है, वो ऊपर वाले का वर्ड्स का सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। बात समझ में आई, इसलिए यहाँ पे एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। बाकी समझने के लिए गूगल पे एंजॉयमेंट टाइप कर लीजिए, ठीक। तो पहले इस फिगर ऑफ स्पीच हो गई। दूसरा, इसमें हम आपको और क्या समझा सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ मीटर आपको पता है क्या? आपको पता है कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? क्या आपको पता है एनापेस्ट क्या होता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो दोनों चीज यहाँ पहली लाइन में है, एक लाइन को समझा दे रहे हैं, बाकी पूरी पोएट्री में ऐसे ही ऊपर नीचे आपको आयम्बिक, एनापेस्ट या डेक्टिलिक देखने को मिलेगा। ये टाइप्स ऑफ मीटर है जो पोएट्री में यूज होते हैं। तो पहली लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे बगल में दिख रहा है कि आ विंड स्लैश इज रफ, उसके बाद स्लैश लगा सकते हैं, या फिर हमने आपको डार्क करके किया होगा, ठीक है, लिंग द टाव, उसके बाद स्लैश NYPELT। ये क्या है, ये सिलेबल डिवीजन किया है मैंने, यानी कि
जो आ है पहला लेटर है वो अनस्ट्रेस्ड है और विंड स्ट्रेस्ड है। विंड, ठीक है, इज रफ लिंग द टाउनी पेल्ट। बात समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा, ठीक। ये क्या है, इसमें कौन सी फिगर कौन सी मीटर यूज हुआ है इसमें? पहले तो सबसे पहले जो आपका जो दो सिलेबल इसमें है उसमें आयम्बिक आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज आयम्बिक में क्या होता है, पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। जो पहला आपका सिलेबल है ए वो अनस्ट्रेस्ड है, विंड स्ट्रेस्ड है, फिर इज अनस्ट्रेस्ड है, आर यू डबल एफ स्ट्रेस्ड है, फिर उसके बाद LING अनस्ट्रेस्ड, THE द अनस्ट्रेस्ड और TAW स्ट्रेस्ड है ये, ठीक। जो TAW स्ट्रेस्ड है और बाद में इसके बीच में दो आगे सिलेबल जो अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ये 3 सिलेबल मिलके बनाते हैं एनापेस्ट। एनापेस्ट आयम्बिक से अलग होता है, आयम्बिक में 2 सिलेबल होते हैं, एनापेस्ट में 3 होते हैं, ठीक है। और आयम्बिक में पहला अनस्ट्रेस्ड होता है उसके बाद स्ट्रेस्ड होता है, एनापेस्ट में पहले 2 अनस्ट्रेस्ड होते हैं उसके बाद स्ट्रेस्ड होते हैं। ये सब डिटेल्स चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसी लेवल पे समझे, बिकॉज MA में लगा हुआ है ये पोएट्री, इसीलिए मैं उस लेवल पे पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। यार समझ में आ गया? उसके बाद NY अनस्ट्रेस्ड और PELT ये स्ट्रेस्ड है। ये हो गया मैट्रिकल फॉर्म हो गया इस पोएट्री का, इस पर्टिकुलर लाइन का, ठीक। अब इसकी मीनिंग पे आते हैं। तो मीनिंग जो है आप पूरी फर्स्ट स्टैंजा जो आप देखेंगे मेटाफोरिकल इमेजरी है अफ्रीका की, यानी अफ्रीका को मेटाफोरिकली किसी न किसी चीज को ले करके एक इमेजिनेशन माइंड में क्रिएट की जा रही है कि अफ्रीका के बारे में बातचीत हो रही है। विंड इज रफलिंग द टाउनी पेल्ट, हवा जो है रफलिंग, रफलिंग मतलब क्या होता है, एक सडन चेंज, एक सडन चेंज कि हवा का बहना, सडन कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, ठीक है। द टाउनी पेल्ट, अब जो टाउनी वर्ड है ये इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा ब्राउनिश सा, थोड़ा सा येलोइश सा, ठीक है। और पेल्ट मतलब होता है ग्रास, ठीक। तो यानी कि जो एक मैदानी एक इमेजरी देखने को मिल रही है जिसमें जो है एक ब्राउनिश और येलोइश से खेत जैसा कुछ सुनने को लग रहा है या फिर इमेजरी आ रही है, ये उस चीज के जिसमें विंड हाउलिंग सी और सडनली सी चेंज जैसी दिख रही है, ठीक है, जिसे रफलिंग बोला गया है। अब देखिए ये तो यहाँ इन्होंने जो है फील्ड एरिया का लिया है, इसका भी दूसरा मीनिंग भी है जो कि है ट्राइबल पीपल के लोगों के चेंज का, ठीक। उसको हम कंप्लीट करते हैं ऑफ अफ्रीका। तो इन्होंने साफ कंप्लीट किया कि अफ्रीका में ऐसा एक इमेजरी है जो हमने फर्स्ट लाइन में लिख के दिया है। ये मैंने पूरी एक लाइन अभी तक एक्सप्लेन की है, समझ में आ गई? A wind is ruffling the towny pelt of Africa, quick as flies। अब यहाँ पे जो क्यूकी पीपल का जो आया है मीनिंग आया है क्यूक्यू का, एज फ्लाइज, एज जो है आपका सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है, बिकॉज एज और लाइक जहाँ यूज होता है वहां पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। बात समझ में आई यहाँ पे, ठीक। और आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, एज फ्लाइज, जो फ्लाइज मतलब होता है मक्खी, ठीक है, जो फ्लाई मक्खियां उड़ती हैं। लेकिन क्वेश्चन कहना चाहिए कि क्यूकी पीपल को लेकर के फ्लाइज क्यों यूज किया डेरेक वोल्कार्ट जी ने, क्यों यूज किया? मतलब फ्लाई इंसेक्ट है एंड क्यूकी पीपल एक लोग हैं, इंसान है, उनको इंसेक्ट बोलना क्या ये सही है? क्या ये एक ह्यूमैनिज्म की तरफ जाता है? नहीं, ये गलत चीज है ना। एक्चुअली यहाँ पे जो डेरेक वोल्कार्ट कहना चाह रहे हैं वो स्पीड को लेके कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड वाई, बिकॉज जो क्यूकी पीपल ट्राइब पीपल जो लोग थे माओ रिबेलियस में, वो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, उस स्ट्रेटजी का नाम था हिट एंड रन टैक्टिक, ठीक है। इसको गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहा जाता है। अगर आप मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट रहे हो BA में, मैं था इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मारो और भागो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जो झाड़ियों में छुपे होते थे, मैसेकर या काट पीट के जो है वो भाग जाते थे, वहां रुकते नहीं थे। ये नहीं कि वहां पे ब्रिटिश बटालियन पूरी आ रही है और उसको जो सामने से जो है सामने से लड़े, ऐसा कुछ नहीं था इनका, ठीक है। तो ये मार के भाग जाते थे अंधेरे में भी, इसलिए तो इनको बोला गया है क्विक एज फ्लाइज। बात समझ में यहाँ पे, ठीक। उसके बाद बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द वेल्ट। अब बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम, बैटन मतलब क्या होता है? बैटन मतलब होता है लॉकडाउन। बैटन का एक और मतलब होता है जो आपको बगल में दिख रहा होगा इमेज, बैटन जब घर बनाते हैं ऐसे करके या फिर कोई झोपड़पट्टी कुछ भी होता है, जब उसको स्ट्रेंथन करना होता है तो जो प्लेट्स वर्टिकली पड़ी होती है उनके ऊपर हॉरिजेंटल जो प्लेट लगाई जाती है और उसको वहां पे स्थिर करने के लिए उसे बैटन कहा जाता है। यानी इट्स ऑल अबाउट
strengthening या to make something hold on its position, that's why the word is lockdown. ठीक, तो batten upon the bloodstream of the belt. एक आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, ये इमेज में देखिए आपको अफ्रीका का एक बैकग्राउंड दिख रहा होगा, बॉडीज दिख रही होगी या स्केलेटन दिख रहा होगा, तो ये ही यहाँ पे इमेजरी है। यानी इतने लोग वहां पे मारे गए हैं, चाहे इन लोगों ने मारा हो व्हाइट लोगों को, गोरे लोगों को, चाहे गोरे लोगों ने वहां के नेटिव लोगों को मारा हो, तो लेकिन ये माहौल जो है ऐसा है, ठीक है, कि बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द वेल्ट। वेल्ट का मतलब होता है एक बड़ा सा ग्रासी मैदान, ग्रासी मैदान आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया है, ठीक है, ग्रासी लैंड या ग्रासी फील्ड, ठीक है, और उस पे जो है ब्लड स्ट्रीम, ब्लड मतलब होता है खून और स्ट्रीम मतलब होता है फ्लो, तो ब्लड स्ट्रीम का यहाँ पे जो है वेन्स भी एक हो सकती है, हमारी एक मीनिंग हो सकती है, दूसरी होती है कि जो रक्त धारा है वो ओपनली फैली हुई है, यानी कि बहुत लोगों को मारा गया है कि मैदान में जैसे पानी बहा करते हैं वैसे ही जो है ब्लड बहा हुआ है। बात समझ में आपको, ये बैटन अपॉन हो गया, यानी वहां ठहर गया है, इतने लोगों को वहां मारा गया है। बात समझ में आई आपको यहाँ पे। ये एक और चीज को मेटाफोरिकली दिखाता है। अगर ऊपर वाली लाइन को देखेंगे तो वो फ्लाई जो वर्ड है वो जब वो उड़ उड़ के कहीं जाके बैठ जाती है तो यूजुअली डिकेइंग चीज पे जाके वो बैठती है, उसको लिख सकते हैं दिस इज अ पैरासिटिक डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ पैरासिटिक डिस्क्रिप्शन हाउ फ्लाइज सिट एंड रोम अराउंड द डेड बॉडीज। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं इस लाइन को और समझने के लिए, बाकी मैंने जो समझाया वो ज्यादा बेहतर था। ठीक, ये आपको दो लाइन समझ में आ गई। अ विंड इज रफलिंग द टाउनी पैट ऑफ अफ्रीका क्विक एज फ्लाइज बटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द वेल्ट। ठीक, देखिए यहाँ पे जो ये वेल्ट वर्ड है इसमें एक और देते हैं VELD वर्ड होता है, लेकिन राइमिंग को मैच करना था डेरेक वोल्गार्ट जी को, इसीलिए उन्होंने इसमें टी लगा दिया, बिकॉज ऊपर जो वर्ड है सबसे पहला वो पेल्ट है, तो राइमिंग मैच करने के लिए यहाँ पे टी लगा दिया। ठीक है, आगे समझते चलेंगे। कॉप्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू द पैराडाइज, जो मैंने आपको इमेज वो फोटो दिखाई उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कॉप्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज, यहाँ थ्रू तक तो समझ में आ गया होगा। पैराडाइज वर्ड यहाँ पे आयरनिक है, सरकास्म वे में है, वो हमें समझना है। देखिए जब भी कहीं ब्रिटिशर्स जाते थे कोई नई लोकेशन में तो दो वर्ड आपको समझना है, एक वो उस लोकेशन को क्या बोलते थे और दूसरा वहां के लोगों को क्या बोलते थे। तो पहली चीज वो लोकेशन को अनस्पॉइल्ड लैंड बोलते थे, ठीक है, यानी कि वो अनस्पॉइल्ड लैंड है, वहां पे स्पॉइल नहीं किया गया, खराब नहीं है, यानी कि वो पैराडाइज है। ठीक है, और दूसरा वो जो है उसको बोलते थे वहां के लोगों को सैवेजेस, यानी कि जंगली वाइल्ड बोलते थे। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक, और पैराडाइज क्यों बोलते थे, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड होती थी, वो अनस्पॉइल्ड लैंड होती थी, तो वो ऐसा दिखाते थे कि अब वो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको जो है और अच्छे से एग्रीकल्चर वे में कन्वर्ट करें या फिर उसको और पैराडाइज बनाए। ठीक है, उसमें चेंजेस करके मॉडर्नाइजेशन लाके। पैराडाइज पहले ही से नेटिव पीपुल के लिए कोई भी जगह पैराडाइज थी, चाहे वो हम इंडियन थे, हमारे लिए भी इंडिया हमारी सोने की चिड़िया पहले से था, उनके आने से खराब ही हुआ था, वैसे ही अफ्रीका के पीपुल के लिए भी उनकी जो जगह थी पहले से ही पैराडाइज थी, उसको पैराडाइज करने की जरूरत नहीं थी उनको। ठीक है, ओनली द वर्म कर्नल ऑफ कैरियन क्राइज, ये लाइन बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट लाइन है, बिकॉज यहाँ पे देखिए ऐसे हम इंडियन हैं, हमारे सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स जाके किसी भी कंट्री में कुछ करते हैं तो क्या हम अपने आर्मी को ऐसा बोल सकते हैं कि कीट से या फिर इंसेक्ट से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं? हमें लगता है थोड़ा सा पैट्रियोटिक वाली दिक्कतें आ जाएंगी, यहाँ पे देशभक्ति में दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही सेम डेरेक वोल्कार्ट जी के साथ है, वो ऑस्ट्रेलियन ऑक्यूपाइड कंट्री में है ना, और ब्रिटिशर्स के ऑक्यूपाइड कंट्री में है जो कि सेंट लूसिया, उसमें उस वक्त की आर्मी को उन्होंने जो मिलिट्री आर्मी को क्या कहा है, वॉर्म कहा है। इट इज क्वाइट अनपैट्रियोटिक, डोंट यू एग्री? ठीक, आप समझते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक दूसरा ब्लड भी है, वो है अफ्रीकन वाला, वो दो तरह से फंस जा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, मे बी सानिया मिर्जा के साथ भी ऐसा केस हो सकता है अगर आपको ये जोक समझ में आया हो तो। चलिए, ओनली द वर्म कर्नल ऑफ कैरियन क्राइज, यानी कि पर्सोनिफिकेशन आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है, बिकॉज वर्म कैन नॉट क्राई कोई भी जो केचुआ होता है, मेरे ख्याल से वर्म होता है, जो केचुआ होता है कीट जैसा होता है, आपको फोटो दिख रही होगी अगर दिखा रहे होंगे तो। कॉप्सेस
ओनली द वर्म कर्नल ऑफ कैरियन क्राइस्ट। तो ये पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो है अनट्रस्ट वर्दिनेस यहाँ पे दिख रही है आर्मी पे डेरेक वोल्कॉट जी की, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे जो इमेज होती है, पैट्रियोटिक इमेज होती है आर्मी को लेकर के, वो यहाँ पे रियून्ड है, ठीक है, डेरेक वोल्कॉट जी की उनकी तरफ से, ठीक, बिकॉज उन्होंने वॉर्म बोला है इस वजह से, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो जो कर्नल है वो क्या कहता है, कर्नल ऑफ कैरियन, अच्छा कैरियन वर्ड रह गया, बॉडीज डेड बॉडीज यही सब होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के जो वो बॉडीज पड़ी हुई हैं उनका ही कर्नल कहा जा रहा है उन्हें, बात समझ में आई, ठीक, ओके। वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेड, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, वाई, बिकॉज ये जो लाइन है वो कौन कह रहा है, कर्नल कह रहा है, एक यूएस आर्मी ऑफिसर का एक रैंक ऑफिसर कह रहा है, ब्रिगेडियर से नीचे, ठीक है, जो ब्रिगेडियर से नीचे होता है वो कर्नल पोजीशन होती है, तो वो ये कह रहा है, और लेफ्टिनेंट से ऊपर होती है कर्नल की। तो वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेड, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं इन पे किसी भी तरीके से अपनी सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एक और ये मतलब है कि दूसरा हो गया कि देयर इज नो नीड टू फील बैड फॉर दिस पीपल या दिस वुंडेड पीपल, ठीक, देयर इज नो नीड टू फील बैड, ये कौन कह रहा है, एक कर्नल कह रहा है अपने सोल्जर्स को कह रहा है। तो अगर कर्नल वार्म हो गया तो सोल्जर्स आंट नहीं हो जाएंगे, बात समझ में आई अगर कर्नल वार्म है तो सोल्जर्स ऑटोमेटिकली आंट हो जाएंगे और छोटे कीट मकोड़े हो जाएंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन। तो उधर भी डिसरिस्पेक्टफुल आर्मी के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, विद वेरी हार्श ट्रुथ, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया, मुझे लगता है मैंने यहाँ तक आपको सब पूरा पढ़ा दिया। अब उसके बाद स्टैटिक से आएगा, ओके। नेक्स्ट लाइन समझते हैं, जो भी चीजें छूट जाएंगी हम लास्ट में दोबारा कवर कर देंगे, मुझे लगता है मैं एक वर्ड को बताए चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां सामने कोई बैठा नहीं है जो मुझसे पूछ ले कि सर आपने ये नहीं बताया। स्टैटिक जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज, यहाँ से जो डेव वोल्कॉट जी वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। ऊपर तक तो उन्होंने जो है सबसे ऊपर की 4 लाइन में उन्होंने मेटाफोरिकली जो है इमेज को समझाने की कोशिश की, नीचे की लाइंस में उन्होंने जो क्वेश्चन उठाने की कोशिश की, जैसे कि वेस्ट नो कंपैशन ऑन दिस सेपरेट डेड, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ही इज हिमसेल्फ वेरी शॉक्ड अबाउट दिस, ठीक है। और उसके बाद जब वो आते हैं स्टैटिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलरशिप, यहाँ पे वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल मैंने में लिख रहे हैं कि ब्रिटिश कॉलोनीज को ऑफिशियली देखती है कि कहाँ पे उनको कितनी बटालियन भेजनी है, नहीं भेजनी है, किसको मरवाना है, नहीं मरवाना है, कितने लोगों को जो है उन्होंने क्या करना है, ये उसे ऑफिशियल रूप में देखती है, ना कि हार्टली देखती है, दिल से नहीं देखती, इंसानियत रूप से नहीं देखती। वो जस्टिफाई करती है अपने स्टैटिक्स से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से जो उन्होंने खुद ही बनाए हैं। वो फर्स्ट प्लेस पे ये नहीं सोचते कि उन्हें होना ही नहीं चाहिए था वहां पे, वहां उन्हें कैनियन पीपुल के बीच में अफ्रीका में वहां पे उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। दे डोंट थिंक अबाउट दिस, ठीक है। ये वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है, ये सोच के लिख रहे हैं स्टैटिक जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज द सैलिएंट्स ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। इसका मतलब क्या होगा, ये सैलिएंट जो वर्ड लिखा हुआ है, सैलिएंट मतलब होता है अ प्रॉपर्टी और अ लैंड ऑफ पीस टेकन बाय समवन एल्स फोर्सफुली, ठीक है, सब बात समझ में आएगी। ये हो गया आपका सैलिएंट, यानी टेरिटरीज होती है, ठीक। कॉलोनियल पॉलिसी, अगर आप कॉलोनियल वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो कॉलोनियल इज साउंड सिमिलर टू कर्नल, अगर आप उसको सही से ऊपर देखेंगे तो कर्नल कॉलोनियल साउंड सिमिलर, एंड ये जानबूझ के लिखा गया है, आप अनजाने में नहीं है, ठीक है। द सैलिएंट्स ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी मतलब जो जिस पॉलिसी से वो लोग किसी जगह को टेरिटराइज करते हैं, हालांकि उसका जो है वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं होता, यानी इंसानियत पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। किलिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल रूल्स एंड देयर स्टैटिक्स, और वो जस्टिफाई कर लेते हैं उसको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन है, व्हाट इज दैट टू द वाइट चाइल्ड हैक्ड इन द बेड, जो मैंने आपको पहला इंसिडेंट बताया था रक फैमिली मैसेकर वाला, उसमें एक 6 साल के बच्चे को बेड पे वो लोग मार देते हैं, उसी चीज को उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि उस 6 साल के बच्चे ने आपका क्या हैक कर लिया था, क्या हैक कर लिया था मतलब क्या बिगाड़ दिया था, उसको क्यों मारा गया। जो वहां पे फॉरेनर्स आए हुए थे रक फैमिली, उनको वो मार देते हैं,
लेकिन डेरेक वॉलकॉट जो है अब यहाँ पे अमेरिकन होकर के भी सोच रहे हैं कि उस बच्चे का भी वहां पे क्या दोष था, ठीक है। ये यहाँ पे एक बात यहाँ पे उठाते हैं और उसके बाद वो दूसरी बात जो है अफ्रीकन बन के क्या सोचते हैं, टू सैवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूज। मैंने आपको बताया था ना कि शुरुआत में तीसरे पॉइंट में कि इसका रिप्लाई भी दिया था ब्रिटिश ने कैंप लगवा करके अच्छे से। तो टू सैवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूज, यहाँ पे एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच यूज की जा रही है और इससे ऊपर भी जो है एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई थी। एल्यूजन मतलब होता है ALLUSION, मतलब किसी चीज का रिफरेंस लेना, ठीक है, उसे एल्यूजन कहते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं गूगल पे और अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि सैवेजेस कहते हैं वहां के नेटिव लोगों को, तो यहाँ पे सैवेजेस कौन है, केनियन पीपुल है, ठीक है, ओके। या फिर माओ रेबेलियस जो ग्रुप है उनको भी यहाँ पे कहा जा रहा है। एक्सपेंडेबल एज ज्यूज, एक्सपेंडेबल मतलब वर्थलेस एज ज्यूज। ये जो ज्यूज वर्ड है ये एक्चुअली जो है होलोकास्ट को रेफरेंस करता है। जब जो है नाजी ने वॉर हुई थी ज्यूस को लेकर के, तो 6 मिलियन पीपल को उन्होंने एक्सटिंग्विश कर दिया था, मैसेकर हो गया था, मरवा दिया था एक बार में 6 मिलियन पीपल्स को, ठीक है। तो ये वहां से जो है रेफरेंस लेता है और डेरेक वॉलकॉट जी कहते हैं क्या इतनी वर्थलेस है, क्योंकि पीपल की लाइफ और उनकी वैल्यूएशन ये होती कि वो वर्थलेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्यूस के साथ हुआ था। 6 मिलियन पीपल को उन्होंने रेफरेंस लिया यहाँ पे, जैसे उन लोगों को मार दिया गया था वैसे यहाँ भी मैसेकर हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा एक फर्स्ट स्टैंजा है जो मैंने आपको पूरा लाइन बाय लाइन समझाया। अब इसके कुछ हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं जो अगर छूट गया हो कहीं। एल्यूजन मैंने आपको समझा दिया कि एल्यूजन जो है सबसे पहले क्यूक्यू पीपल में आया था, जो यहाँ पे क्यूक्यू लिखा हुआ है ना, क्यूक्यू क्विक एज फ्लाइज, ये जो है माओ रिबेलियस ग्रुप के पीपल को जो है रेफरेंस कर रहा है और एज फ्लाइज में फिगर ऑफ स्पीच सिम्बली है। दूसरा एक्सपेंडेबल एज ज्यूस, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको एल्यूजन है। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया वार्म एज क्राई में पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद आपका सिम्बली जो है क्विक एज फ्लाइज में है और एक्सपेंडेबल एज ज्यूस, यहाँ पे भी एक्सपेंडेबल एज लिखा हुआ है तो वहां पे भी आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिम्बली है। ये फर्स्ट आपका पैराग्राफ नहीं स्टैंजा, पोएट्री में पैराग्राफ नहीं स्टैंजा होता है, ये मैंने बहुत पुरानी एक पोएट्री में बोला हुआ है। तो ये आपका पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया है। लाइव क्लास में थोड़ा हम बेटर पढ़ा पाते हैं बिकॉज वहाँ बच्चे थोड़ा सामने से पूछते हैं, तो जो चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं वो भी हम उसमें बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझसे और पढ़ने के लिए। आई होप आपको मुझसे पढ़ के ये अच्छा लगा हो। मैंने एक स्टैंजा पढ़ाया, पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा। डिपेंड अपॉन योर कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके पास लाइक बटन है, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स है, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द चैनल। बाय।